और घोष बाबू आपके सिपाही होना चाहते हैं। वैसे मैं और प्रमोद बाबू दोनों ग्रेजुएट हैं। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हम जल्दी ही ट्रेंड हो सकेंगे और विश्वास कीजिए आपके अच्छे सिपाही साबित हो सकेंगे। अब तो इस बच्चे की जीवन रक्षा हो ही गई, इसे हम इस बस्ती की किसी माँ को सौंप देंगे। स्वागत। मेजर गुल हमीद ने याकूब मिर्जा की ओर देखा। मेरा नाम प्रमोद घोष है। ढाका से तो अकेला ही भागा था, परंतु राह में यह मिल गई। सिपाही हो सकेंगे? मैं राइफल चलाना जानता हूँ। ये तो अच्छी बात है, परंतु ऐसा करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अब कोई और रास्ता नहीं है। मेजर दादा, क्यों? पूरे परिवार को उन लोगों ने समाप्त कर दिया, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। परिवार तो छूट ही गया, नहीं लड़ने से जन्मभूमि भी छूट जाएगी। मेजर गुल हमीद खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए। सेना के जवानों को बिना पुल के ही ट्रक और जीप आदि सहित नदी पार करनी थी। वो अस्थायी पुल निर्माण के लिए मछुओं के सहयोग से बड़ी नावों को जोड़ने लगे। नन्हे रहमान के लिए नूर ने एक स्त्री को तैयार कर लिया और दोपहर से कुछ पहले ही इस टुकड़ी ने नदी पार कर ली। जाते समय मेजर गुल हमीद ने मछुओं को सलाह दी, आपको कष्ट तो होगा, परंतु अगर इस आम रास्ते से हटकर बस्ती बना ले तो अधिक सुरक्षित रहेंगे। मेरे देशवासियों, ये युद्ध है, ये स्वाधीनता का निर्णायक युद्ध है। या तो हम नहीं रहेंगे या आताए पाकिस्तानी नहीं रहेंगे। आशा रखिए, हम रहेंगे, हमारा बांग्ला देश रहेगा। जय बांग्ला। पहले ये टुकड़ी जैसोर पहुंची, फिर खुलना, फिर दिन तेजी से बीत रहे थे। पाकिस्तानी डिक्टेटर फौजों को अंधाधुंध इस तरह भेज रहा था जैसे फौजें न हो, ईंधन हो। युद्ध की भट्टी को गर्म रखने के लिए इधर मुक्ति सैनिकों का भी केंद्रीयकरण होता जा रहा था। इससे पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और ईस्ट बंगाल राइफल्स के बंगाली नौजवान अन्य नौजवानों के साथ विशाल पाकिस्तानी सेना से जूझ रहे थे। एक और इस प्रकार के आदेश लिखित रूप में पकड़े गए तथा वायरलेसों के सेट पर सुने गए कि हर हालत में बंगालियों का मनोबल तोड़ दो, तनिक संदेह होते ही उन्हें गोली मार दो, उनकी औरतों को बेइज्जत करो, खूबसूरत स्त्रियों को पकड़ लो, जो जिस स्त्री को पकड़ेगा वह रखेल के रूप में रख सकेगा। परंतु पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और ईस्ट बंगाल राइफल्स के जवान अब मुक्तिवाहिनी सेना के रूप में बदल गए थे। लड़ने के अतिरिक्त उन पर एक और भी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें अन्य नौजवानों को कम समय में सैनिक प्रशिक्षण भी देना पड़ रहा था। मुक्तिवाहिनी की बाकायदा कमान स्थापित हो चुकी थी और आदेश दिया गया था कि नियमित सप्लाई न होने के कारण धीरे धीरे शहरों का कब्जा छोड़ना होगा। विवशता है, अपने पड़ाव गांव और जंगलों में स्थापित कीजिए। पाकिस्तानी फौज को जैसे पागल बना दिया गया था। वो हर बंगाली की जान की दुश्मन हो उठी थी, जान की ही नहीं, बेजान की भी। झोपड़ी से लेकर पक्के मकानों तक में बड़ी बेदर्दी से आग लगाई जा रही थी। और संयोग देखिए कि मेजर गुल हमीद की ही टुकड़ी में जगत भी आ मिला था, परंतु डॉक्टर के रूप में नहीं, एक सैनिक के रूप में। खुलना में वह मुक्ति सैनिकों से आ मिला था। तब उन सैनिकों की तादाद लगभग 2500 थी। मृत्यु के भीषण तांडव में बचे कुल 500। वह 500 अब गुल हमीद के सैनिकों से आ मिले थे। अलबत्ता घोड़ी अब भी जगत के साथ थी। सैनिक नहीं जानते थे कि उनके साथ साधारण सैनिक के रूप में लड़ने वाला विश्व का प्रसिद्ध ठग है। लगभग 650 की इस अर्धशिक्षित सैनिक कंपनी में 3 विभाग थे। पहला विभाग वह था जो घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के रसद और हथियार भंडार पर हमला करता था। दूसरा विभाग, जिसमें लगभग 400 सैनिक थे, सेना की चौकियों पर छापेमार हमले करता था। तीसरा, नए नौजवानों को प्रशिक्षण देता था। जिस प्रकार जिस स्थिति में ये लोग लड़ रहे थे, शायद ही किसी देश के स्वतंत्र या सैनिक लड़े हों। अभाव के कारण भोजन एक समय होता था, चाय वगैरह का प्रबंध नहीं था। पिछले कुछ दिनों से साबुन भी चुक गया था, परंतु निस्संदेह इन सब बातों के बावजूद सभी का मनोबल ऊंचा था। यूं याकूब मिर्जा और नूर के बीच घनिष्ठता थी, परंतु जगत की पारखी आंखें जब जब याकूब मिर्जा पर पड़ती थीं। जाने क्यों याकूब मिर्जा मन ही मन दहल जाता था। अंधे पाकिस्तानी प्रतिशोध के कारण पूरब, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं से भयभीत स्त्री पुरुष अपने नगर और गांव छोड़कर भारत की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। लाखों की संख्या में। अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण था।
पाकिस्तान का डिक्टेटर जैसे बंगाल को उपनिवेश मानकर सोच रहा था। बेईमान की दृष्टि पूर्व बंगाल की प्राकृतिक संपदा पर थी, मानो बंगाली का शोषण करने का अधिकार उसे खास अल्लाह मियां ने दिया हो। शायद सोच रहा था, बंगाल चाहिए, बंगाली न बचे न सही, पूर्व बंगाल की शस्य श्यामला धरती चाहिए। इसीलिए तो वो अंधाधुंध पश्चिमी पाकिस्तान से सैनिक भेज रहा था, उधार पट्टे के तथा खैरात के टैंक और बम वर्षक विमान भेज रहा था। परंतु क्या होता है, योजनानुसार मुक्तिवाहिनी के सैनिक शहरों से हटकर देहातों में फैल रहे थे। डिक्टेटर को भ्रम हुआ कि पूर्व बंगाल का मनोबल टूट रहा है, परंतु यकायक डिक्टेटर चौंक पड़ा। जिला कुश्तिया, थाना बैद्यनाथ हतला, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की सीमावर्ती छावनी, भारतीय सीमा से कुल 2 मील दूर। एक प्रातः भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों को वहां से बुलावा आया। बैद्यनाथ हतला के निकट ही वृक्षों की अमराइयों में यूं वहां सेना की एक टुकड़ी भी थी, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शांति निकेतन जैसी संस्था का कोई समारोह हो। उन्हीं में उपस्थित थे बूढ़े किंतु दृढ़ कर्नल उस्मान। वहां इतिहास की एक नई घटना घटी, संसार के एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान की अनुपस्थिति में उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया गया। प्रभुसत्ता संपन्न सार्वभौम राष्ट्र के निर्माण की घोषणा हुई। गणतंत्र बांग्लादेश। शेख मुजीब की अनुपस्थिति में सैयद नजरुल इस्लाम कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित हुए। ताजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए। मुक्तिवाहिनी के संचालक बनाए गए कर्नल उस्मान। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का ये गीत राष्ट्रगीत घोषित किया गया। आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाया भालोबासी। ढाका में बैठे पाकिस्तानी प्रशासक ने सुना, वह चौंक पड़ा। इस्लामाबाद में डिक्टेटर ने सुना, वह ठगा सा रह गया। मुक्त सैनिकों ने सुना, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। विदेशों की स्वातंत्र्य प्रिय जनता ने नए गणतंत्र का अभिनंदन किया। मेजर गुल हमीद की सैनिक टुकड़ी में नूर अब बन गई थी मेस इंचार्ज। उस सांझ इस उपलक्ष्य में उसने सैनिकों के लिए मिठाई जुटा ली थी। जगत सैनिकों के उस ग्रुप में था जो पाक सैनिकों के रसद और हथियार लूटकर लाता था। बांग्लादेश के स्थापना दिवस के दिन साबुन की एक टिकिया भी इस ग्रुप ने सैनिकों को भेंट में दी। और याकूब मिर्जा, अब वह कुछ कर गुजरने के लिए उत्सुक था। कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर जयंत का स्वागत करने पश्चिमी बंगाल की खुफिया पुलिस का एक अफसर नंदन सान्याल आया था। नंदन सान्याल केंद्रीय खुफिया विभाग से प्रांतीय खुफिया विभाग में आया था, इसलिए जयंत उससे पूर्व परिचित था। केंद्रीय खुफिया विभाग में मजाक के तौर पर नंदन सान्याल को लंदन बंगाल के नाम से संबोधित किया जाता था। लंदन बंगाल एक हरे बदन का सदा मुस्कुराते रहने वाला व्यक्ति था, परंतु केंद्रीय खुफिया विभाग में उसकी पैनी सूझबूझ के कारण कहा जाता था कि वह जितना जमीन से ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। ये दोपहर का समय था। प्लेन से उतरकर व्यस्त भाव से जयंत जैसे ही मैदान पार करके प्रतीक्षालय में प्रविष्ट हुआ, उसकी दृष्टि लंदन बंगाल पर पड़ी। अजीब स्टाइल का प्रदर्शन किया जयंत ने। जैसे ही उसने लंदन बंगाल को देखा, वह तुरंत ऐसे मुड़कर हवाई मैदान की ओर जाने लगा जैसे इधर रास्ता भूलकर बढ़ पाया हो। लंदन बंगाल ने लपक कर जयंत की बांह जा पकड़ी। कलकत्ता में आपका स्वागत है सर, मैं आपके स्वागत के लिए उपस्थित हूँ। मारे गए। जयंत बड़बड़ाया, क्या फरमाया सर? मिस्टर लंदन बंगाल, जी सर। कोई भारी मुसीबत आने वाली है, लेकिन क्यों? सुनो, जब चक्रवर्ती महाशय ने कलकत्ता आने के लिए आदेश पत्र दिया, तब उसी क्षण उनके स्टेनो चिदम्बर चेटियार ने छींक दिया। कहा जाता है कि चिदम्बर चेटियार की नाक खुदाई रेदार है, जो दूर से ही मुसीबत को सूंघ कर छींक मारती है। ओह, बात यही तक रहती तो भी भुगत लेता। विभाग से बाहर निकल रहा था कि रिसेप्शनिस्ट मिस सिल्विया की पालतू काली बिल्ली रास्ता काट गई। इंक्वायरी करने से पता लगा कि सुबह से वह 7 चूहों का कलेजा चाट चुकी थी। ओह, आप तो सुनते जाए मिस्टर लंदन बंगाल, सुनते जाए। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सपने में एक खूबसूरत औरत दिखाई पड़ती थी, और जब मैं उसके निकट पहुंचता था तो खूबसूरत औरत यकायक काली चुड़ैल में बदल जाती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बंधु। अरे सुन तो लो मिस्टर लंदन। सुबह जब मैं स्टाफ की गाड़ी में हवाई अड्डे को चला तो स्टाफ की गाड़ी का ड्राइवर पहचाना हुआ नहीं था। एकदम नया ड्राइवर था, देखने में खूंखार।
उससे पूछा, भाई अब तक कहाँ थे? उसने बताया कि कॉर्पोरेशन की नौकरी में था और मुर्दा गाड़ी धोया करता था। खैर, मैं हवाई अड्डे पहुंचा। देख रहे हो न, जिस प्लेन से मैं आया हूँ यह अमेरिकन प्लेन है। जैसे ही यह प्लेन दिल्ली उतरा, इसके एक यात्री की धुकधुकी बंद, यानी हॉट फेल। वह कमबख्त तस्कर था, मरते मरते कस्टम विभाग को मालामाल कर गया। आप बिल्कुल मत घबराए मिस्टर जयंत, घबराने की बात करते हो। सारे रास्ते दिल फौजी सिपाही की तरह लेफ्ट राइट बोलता हुआ कवायद करता रहा है। फाइनल टच यह है कि बंगाल की धरती पर पांव रखते ही आपके दर्शन हुए हैं। ये शुभ शगुन है सर। क्या? इस शगुन का अर्थ है कि कलकत्ता में बहुत मजे की जिंदगी गुजरेगी मिस्टर लंदन। गारंटी है? मैं नहीं मानता। आपकी खोपड़ी की गंज कमबख्ती की साफ निशानी है। गंज भाग्यवानी की निशानी होती है सर। फिर मेरी यह मामूली गंज नहीं है, यह अली बाबा की गंज है, जिसकी बदौलत 40 चोर चक्कर में पड़ गए थे। सोचता हूँ किसी दिल्ली जाने वाले प्लेन से लौट जाऊं। वैसा नहीं होगा सर, राजेश दा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह चलिए, अच्छा चलूंगा। सारा कुछ गड़बड़ है तो भी चलूंगा, बैलेंस बराबर नहीं है तो भी चलूंगा, चाहे मिस्टर लंदन बंगाल। यस सर। क्या बता सकते हो कि मुझे किस किस्म के कसाईखाने में काटा जाएगा? सर, मेरा ख्याल है आपको क्षमा का परवाना बनाया जाएगा, यानी आपको उस दिए के पास छोड़ा जाएगा जहां जलने से पतंगे का जन्म सार्थक हो जाता है। आइए चलें, सामान बाद में आ जाएगा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।